Assalamu alaikum student, this is me Kainat Noor and today the topic of our lecture is screw gauge. बेसिकली हमने इस वीक में 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था जो कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ और इसकी मेजरमेंट्स के बारे में था। तो हमने फ़िज़िकल क्वांटिटी के बारे में डीपली हमने स्टडी कर लिया था, उसको डिस्कस भी कर लिया था। तो हम मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे। जो हमारा लास्ट लेक्चर था वो बेसिकली हमारा मेजरमेंट्स के बारे में था और हमने जो हमारे सिलेबस में 4 क्वांटिटी दी गई थी और उनकी मेजरमेंट के लिए हम इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो डिस्कस कर रहे थे। तो सबसे पहले जो हमें क्वांटिटी दी गई थी वो बेसिकली लेंथ थी। तो हम लेंथ की मेजर के लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो थे उनके बारे में स्टडी कर रहे थे। तो चैप्टर 1 का जो 1.6 टॉपिक था मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, उसका एक सब टॉपिक है स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगी, देन हम स्क्रू गेज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कि हमने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए थे बेसिकली वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स थे। तो सबसे पहले हमने लेंथ क्वांटिटी के लिए मीटर रॉड के बारे में पढ़ा। मीटर रॉड के बाद हमने मेजरिंग टेप के बारे में पढ़ा। मेजरिंग टेप के बाद हमने वर्नियर कैलिपर्स के बारे में पढ़ा। वर्नियर कैलिपर के बाद जो आज हमारा इंस्ट्रूमेंट है जिसको आज हमने स्टडी करना है वो बेसिकली स्क्रू गेज है। तो सबसे पहले तो माइंड में इस वर्ड स्क्रू गेज के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड लाते हैं कि स्क्रू गेज की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। क्योंकि हमने मीटर रॉड भी लेंथ को मेजर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, मेजरिंग टेप भी है, फिर वर्नियर कैलिपर इतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। स्क्रू गेज की सहूलत या स्क्रू गेज की ज़रूरत हमें क्यों महसूस हुई, तो सबसे पहले उस चीज़ को देख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था, डे 1 फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि इंसान जो है और जो साइंटिस्ट हैं वो डे बाय डे बहुत ही एक्यूरेसी की तरफ जा रहे हैं। जो पहले दौर में जो चीज़ें इस्तेमाल होती थी आज वो इस्तेमाल नहीं हो रही। जो स्टार्ट में मेजरमेंट जिस तरह से होती थी आज की मेजरमेंट बहुत एडवांस लेवल तक है। क्योंकि साइंस जो है वो और साइंटिस्ट जो है वो इस कोशिश में है कि हम चीज़ों का जो साइज़ है वो जितना मिनिमम हो सकता है हम उसको इतना मिनिमम करें और वो हमें एक्यूरेट रिज़ल्ट भी दे और उसकी कैपेसिटी जो हो वो पहले से ज़्यादा, पहली चीज़ों से ज़्यादा हो। छोटी सी एग्जांपल, जिस तरह से कंप्यूटर, शुरू में जो कंप्यूटर इंट्रोड्यूस करवाया गया था वो पूरे उसका तो वो इतना बड़ा कंप्यूटर था कि पूरे एक रूम के जितना, और आज टाइम टू टाइम उसमें चेंजिंग आती गई, जनरेशन्स चेंज होती गई और आज देखें आप लैपटॉप और ये इतनी छोटी छोटी चीज़ें और इनकी कैपेसिटी, रैम रोम सब कुछ बहुत फास्ट है। इसी तरह से फिज़िक्स में भी बहुत से इंस्ट्रूमेंट एक्सपेरिमेंट्स किए गए। शुरू में मेजरमेंट के लिए मीटर रॉड और मेजरिंग टेप इस तरह की चीज़ें यूज़ होती थी, फिर वर्नियर कैलिपर आ गया। इसी तरह एक स्क्रू गेज की भी जो इंट्रोड्यूस हुआ वो भी इसी तरह से हुआ। अब स्क्रू गेज की ज़रूरत क्यों महसूस हुई कि लेट्स सपोज कि यहाँ पे आपको एक मीटर रॉड नज़र आ रहा होगा। ये बेसिकली मीटर रॉड है और हमने मीटर रॉड के बारे में पढ़ा था कि उसमें ये जो लाइन, छोटी छोटी लाइनें बेसिकली मैंने शो करवाई हैं, ये 1 मिलीमीटर को शो कर रही हैं कि 1 मिलीमीटर। और हमने देखा था कि हम मीटर रॉड और मेजरिंग टेप से अप टू 1 मिलीलीटर तक हम उससे मेजरमेंट कर सकते थे। 1 mm तक हम मेजर कर सकते थे किसी भी चीज़ को। देन हमारे पास एक और क्वेश्चन आ गया कि अगर मिलीमीटर जो 2 लाइनें हैं या एक लाइन मिलीमीटर की है उसके अंदर भी तो और भी तो इससे भी छोटी अगर हमने पैमाइश करनी हो तो फिर हम क्या करें। देन वर्नियर कैलिपर, वर्नियर के नाम से एक साइंटिस्ट था जिसने वर्नियर कैलिपर्स को इंट्रोड्यूस करवाया कि हम अप टू, उसने मिलीमीटर के 10th पार्ट तक कि हम 1 मिलीमीटर के अंदर 10 पार्ट कंसीडर करके उसने कहा कि अगर इसके अंदर 10 पार्ट हैं तो हम अप टू 10 मिलीमीटर जो है वो हम मेजर कर सकते हैं। और उसलिए उसका लीस्ट काउंट जो था वो 1/10, 0.1 मिलीमीटर जो था वो उसका था लीस्ट काउंट था। और हम ये कह रहे थे कि हम मिलीमीटर अप टू 10, 1 मिलीमीटर के अंदर 1 मिलीमीटर के 10वें से तक हम मेजर कर सकते थे। अब इसी तरह मज़ीद किसी का ये क्वेश्चन या साइंटिस्ट में ये सोचा है कि जब हम 1 मिलीमीटर के 10 हिस्से में उसको डिवाइड करके काउंट कर सकते हैं, तो अगर हमें 1 मिलीमीटर के अंदर 100 पार्ट डिवाइड करके काउंटिंग करनी हो या मेजरमेंट करनी हो तो फिर हम क्या करें।
अब जिस तरह से उस दिन हमने एक सॉलिड सिलेंडर का जो डायामीटर था वो फाइंड करने के लिए हमने वर्नियर कैलिपर को यूज़ किया था। लेट्स सपोज कि जिस तरह से हमारे पास बॉल पेन है या इसकी आगे से जो निब है, पेन है हमारे पास, उसके आगे जो निब होती है या बॉल पेन के आगे छोटी सी बारीक सी निब होती है, अगर इतनी माइन्यूट लेवल तक किसी चीज़ का डायामीटर हमने फाइंड करना हो तो फिर हम क्या करें? इस इतनी छोटी सी चीज़ के लिए तो वर्नियर कैलिपर जो है वो हमें एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता। तो देन स्क्रू गेज जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया, क्योंकि ये अप टू 100 पार्ट हाफ मिलीमीटर ये हमें मेजरमेंट देता। तो इस वजह से इसका जो स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट था वो 1/100 किया और ये हमारे पास 0.01 मिलीमीटर आया। तो जिस तरह से हम वर्नियर कैलिपर में जो बेसिकली हम रीडिंग्स लेते थे या हमें जो वैल्यूज़ मिलती थी वो कुछ इस तरह से होती थी 1.8, 1.9, 2.7, मीन्स के टू के अंदर जो 2 मिलीमीटर के अंदर जो 7वीं लाइन है वो है इस तरह करके। तो जब हम स्क्रू गेज ये तो अप टू 100 पार्ट जो है मिलीमीटर वो हमें मेजरमेंट दे रहा है, तो इसकी वैल्यूज़ कुछ इस तरह से आती हैं 1.87, 2.89, 3.57 अप टू सोन, इस तरह से करके इसकी वैल्यू आती है। मीन्स कि ये 100 पार्ट में, एक मिलीमीटर को 100 पार्ट में डिवाइड करके और फिर जो है वो हमें वैल्यू देता है। तो मेरे ख्याल में आपको इस बात का आइडिया हो गया होगा कि हमें स्क्रू गेज की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था, मैं आपको बताना चाह रही थी ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो कि हमें सबसे पहली तो चीज़ आती है ना, जब हम एक चीज़ के बारे में देखते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में ये सवाल आता है कि आखिर इसको क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया, इसके पीछे इसका बैकग्राउंड क्या था, वजह क्या थी कि हमने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया। तो वो मैंने आज आपको बताई कि स्क्रू गेज बेसिकली क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब नेक्स्ट आ जाता है इसकी कंस्ट्रक्शन के ये किस तरह से कंस्ट्रक्ट है, इसमें कौन सा पार्ट किस काम के लिए यूज़ होता है और किस तरह से है। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन में देख लेते हैं। तो जिस तरह से हमने वर्नियर स्केल में देखा था कि उसके 2 स्केल होते थे, सेम लाइक इसमें भी हमारे पास आपको 2 स्केल नज़र आ रहे होंगे। एक इसका मेन स्केल है और एक इसका सर्कुलर स्केल है। जो हमारे पास मेन स्केल है और जो हमारे पास सर्कुलर स्केल है उसमें हमने डिवीजन की हुई होती है, उसमें हमारे पास मिलीमीटर के लिहाज से डिवीजन होती है। अब जो मेन स्केल पे हमारे पास लाइनें हैं वो 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, इस तरह से वो मिलीमीटर को शो कर रही हैं। लेकिन जो हमारे पास सर्कुलर स्केल है वो 100 मिलीमीटर जो है उसको शो कर रही है। ठीक है, वो 1 मिलीमीटर का है जो 100 पार्ट है वो उसको शो कर रही है वो जो सर्कुलर स्केल पे हमारी रीडिंग है। इस तरह से आपको एक बड़ा सा यू शेप की एक मेटल है जिसको हम मेटल फ्रेम कहते हैं, और ये बेसिकली मेटल फ्रेम होता है और इसके अंदर एक हमारे पास स्टड होता है और एक हमारे पास स्पाइंडल जो 2 लगे हुए हैं नॉब से ऊपर आपको नज़र आ रहे होंगे वो होते हैं। तो इसमें ये जो हम स्टड और दूसरे ये जो स्टड और स्पाइंडल होता है, इसमें जो स्टड होता है ना वो बेसिकली मेन स्केल के साथ फिक्स होता है, क्योंकि हमने वर्नियर कैलिपर में भी देखा था कि मेन स्केल जो था वो हमारा फिक्स था। तो ये स्टड जो है वो उसी के साथ फिक्स होता है। और जो दूसरा सर्कुलर स्केल है वो जाहिर सी बात है वो सर्कल में, या उसकी शेप भी सर्कल में और वो सर्कल में रोटेट करता होता है। तो ये थोड़ी सी हमने इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में देख लिया कि जो मेन चीज़ें थी हमने उसके बारे में देख लिया कि जो हमारे पास स्टड होता है, मेन स्केल होता है, सर्कुलर स्केल होता है, रीटेस्ट होते हैं, एंड पे उसके नॉब लगे हुए होते हैं। इस तरह से हमने ये देख लिया कि किस तरह से सारी चीज़ें जो है ना वो कंस्ट्रक्ट हुई पड़ी हैं स्क्रू गेज पे। अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग पे कि किस तरह से ये वर्क करता है, किस तरह से, जिस तरह से हमने वर्नियर स्केल को जब पढ़ा था तो उसकी वर्किंग में देखा था। सबसे पहले हमने ज़ीरो एरर था जो उसके बारे में देखा था कि वो अक्कर करता है, किस तरह से पता चलता है और किस तरह से नहीं। सेम लाइक हम स्क्रू गेज में भी सबसे पहले वर्किंग में सबसे पहले इस चीज़ को देखते हैं कि इसमें ज़ीरो एरर होता है या नहीं होता, और अगर होता है तो किस तरह से होता है।
तो सबसे पहले हमारे पास जो एंड पे एक नॉब है उसको हम रोटेट करते हैं, जिसको मैं नॉब बोल रही हूँ रेचेट। रेचेट इसका नाम है। वो बेसिकली थोड़ा मुश्किल नाम लग रहा था, इसलिए मैंने सिंपली उसको आपको नॉब बोल दिया। जिस तरह से हमारे पास सर्कुलर स्केल होता है, उसका भी एक और नाम थिम्बल भी उसका नाम है, सर्कुलर स्केल को भी हम बोलते हैं। तो मैं सिंप्लिसिटी के लिए आपको नॉब बोल रही हूँ, वो जो एंड में दिया हुआ है। तो जब हम उसको रोटेट करते हैं, तो जब उसको रोटेट करने से जो हमारे पास स्टड और स्पाइंडल है, अब मैंने ये बात की कि स्टड तो जो होता है वो फिक्स होता है, मेन स्केल के साथ फिक्स होता है। जो स्पाइंडल है वो आहिस्ता 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 दोनों आपस में मिल रहे होते हैं। जब वो दोनों आपस में मिलते हैं, जब बिल्कुल आपस में करीब आ जाते हैं, तो तब एक आवाज़ आती है, टक टक की आवाज़ आती है। तो जब वो टक की आवाज़ आएगी तो तब हमें समझ जाना चाहिए कि अब ये दोनों आपस में मिल गए हैं। यहाँ पे यहीं से हमें इनकी रीडिंग देखनी होगी। तो जब वो हमें आवाज़ आ जाती है, तो तब हम देखते हैं अपने मेन स्केल को और अपने सर्कुलर स्केल को, या जिसको थिम्बल स्केल भी बोलते हैं। तो सब हम उनको देखते हैं। तो जब हम सर्कुलर स्केल और मेन स्केल को देखते हैं, सेम वही बात जब हमने वर्नियर स्केल में बात की थी कि अगर तो ये दोनों स्केल आपस में कॉन्साइड कर रहे होंगे, इसका ज़ीरो मेन स्केल का ज़ीरो और सर्कुलर स्केल का ज़ीरो आपस में कॉन्साइड कर रहे होंगे, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, तो हम ये कहेंगे कि इसमें कोई ज़ीरो एरर नहीं है। लेकिन लेट्स सपोज कि अगर वो दोनों आपस में कॉन्साइड नहीं करते, अगर वो दोनों आपस में कॉन्साइड नहीं करते, तो डेफिनेटली वहाँ पे कुछ ना कुछ एरर है। अब ये भी बात हमने कल की थी कि एरर तो दो तरह के एरर होते हैं, एक पॉजिटिव ज़ीरो एरर होता है और एक जो है वो हमारे पास नेगेटिव ज़ीरो एरर होता है। कल जो हमने बात की थी वो तो कुछ इस तरह से की थी कि अगर वो राइट की तरफ होगा तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा, और अगर वो स्केल जो है वो लेफ़्ट की तरफ होगा तो नेगेटिव ज़ीरो एरर होगा। लेकिन स्क्रू गेज में थोड़ा सा काम डिफरेंट है कि हम इसमें ये देखते हैं, अगर तो सर्कुलर स्केल हमारा मेन स्केल से थोड़ा सा ऊपर हो, क्योंकि हम अक्सर जब एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करते होते हैं तो हम ये देखते होते हैं कि जब हम एक दरमियान में लाइन ड्रॉ करते हैं तो हम कहते हैं कि इससे ऊपर वाली जो वैल्यूज़ होंगी वो पॉजिटिव होंगी और जो नीचे होंगी वो नेगेटिव होंगी। सेम लाइक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट माइंड में ले आएँ कि जब हमारे पास सर्कुलर स्केल मेन स्केल से ऊपर होगा, अगर तो वो ऊपर होगा तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे पॉजिटिव ज़ीरो एरर अकर कर रहा है। लेकिन अगर जो है वो नीचे होगा, सर्कुलर स्केल जो है वो मेन स्केल से नीचे होगा, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये नेगेटिव ज़ीरो एरर को शो कर रहा है। अब जब पॉजिटिव ज़ीरो एरर को वो शो करेगा तो डेफिनेटली वो वैल्यू ज़्यादा रिज़ल्ट जो है वो मेन जो रिज़ल्ट है उससे वो ज़्यादा रिज़ल्ट शो करेगा। जो हमारे पास एक्यूरेट रिज़ल्ट आना था, जो मेन रीडिंग आनी थी, उससे थोड़ा सा ज़्यादा वो हमें वैल्यू देगा। और एट द एंड हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उस ज़ीरो एरर को फाइंड कर लिया करेंगे और एट द एंड हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा उसमें से हम ज़ीरो एरर को माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो हमारे पास एक्यूरेट रिज़ल्ट आएगा। और जब नेगेटिव ज़ीरो एरर अकर होगा तो वैल्यूज़ जो हैं वो ओरिजिनल वैल्यू से रिज़ल्ट जो है वो कम वैल्यू शो करेगा। तो जब कम वैल्यू शो करेगा तो हम पहले उसका ज़ीरो एरर फाइंड कर लेंगे। तो जब ज़ीरो एरर फाइंड कर लेंगे तो एट द एंड जो हमारे पास आंसर आएगा उसमें वो ज़ीरो एरर ऐड कर देंगे। देन हमारे पास एक्यूरेट रिज़ल्ट आएगा, जो ओरिजिनल रिज़ल्ट हमारे पास आना था वो आएगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हाँ, हमने ज़ीरो एरर के बारे में देख लिया। इस तरह से अगर तो वो कॉन्साइड कर रहे हैं तो देयर इज़ नो ज़ीरो एरर। इफ़ वो कॉन्साइड नहीं करते तो फिर उसमें कुछ ना कुछ ज़ीरो एरर है। तो हम देखते हैं कि ये ज़ीरो एरर देख लिया, ज़ीरो एरर करेक्शन भी देख ली। तो अब हम साथ में एक छोटी सी एग्जाम्पल, बुक में भी एक एग्जाम्पल दी है, हम उसको भी थोड़ा डीपली डिस्कस करते हैं और साथ में देखते हैं कि सबसे पहले अगर हम कोई भी चीज़, किसी भी छोटी सी चीज़ का डायामीटर फाइंड करते हैं तो किस तरह से करते हैं उसका। हमने तो जस्ट कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को देख लिया कि इस तरह से नॉब को रोटेट करना है और स्पाइंडल और जो स्टड है वो दोनों आपस में मिल जाएंगे। और अगर किसी चीज़ का डायमीटर फाइंड करना है तो डेफिनेटली वो चीज़ उसके दरमियान में रखेंगे और इधर से रोटेट करवाएंगे। और जब वो आपस में दोनों मिल जाएंगे हमें एक टक की आवाज़ आएगी। ज़्यादा बार बार टक की आवाज़ें सुनने के लिए भी इसको रोटेट नहीं करते रहना, क्योंकि अक्सर इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं ना लेबॉर्ट्री में, वो इस स्टूडेंट्स की इसी वजह से वो अक्सर ख़राब भी हो जाते हैं। तो इस मामले में थोड़ी सी एहतियात रखनी है कि जब एक दफ़ा हमें आवाज़ आ जाए तो मीन्स के वहीं पे हमें रुक जाना है और हमें रीडिंग नोट करनी है।
तो इस तरह से हम उसको रोटेशन उसको देंगे और फिर हम रीडिंग मेन स्केल से, और हमारे पास 2 स्केल हैं, हम दोनों स्केल से रीडिंग नोट कर लेंगे। लेकिन बिफोर किसी चीज़ का डायामीटर फाइंड करने से पहले हमें सबसे पहले तो उसका ज़ीरो एरर देखना है ना, कि उसमें ज़ीरो एरर है या नहीं है। तो अगर सबसे पहले हम ज़ीरो एरर को फाइंड करेंगे और देन हम फिर उसके साथ उसका डायमीटर फाइंड करके उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड करेंगे, और हम ये भी देखेंगे कि ज़ीरो एरर किस टाइप का है, नेगेटिव ज़ीरो एरर है या पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। देन उसके हिसाब से फिर हम या एडिशन करेंगे या फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं हमारे पास कौन सी बुक पे हमें एक एग्जांपल दी हुई है। तो बुक के पेज नंबर 14 पे, बुक के पेज नंबर 14 पे एक एग्जांपल दी गई है। अगर आप अपनी बुक का पेज नंबर 14 देखें तो उसमें एक एग्जांपल दी गई है कि फाइंड द डायामीटर ऑफ अ वायर यूजिंग अ स्क्रू गेज। एक वायर है हमारे पास, उसका डायामीटर हमने फाइंड करना है और यूजिंग स्क्रू गेज, और हमने स्क्रू गेज की मदद से उसका फाइंड करना है। जाहिर सी बात है वायर बहुत छोटी, उसका डायमीटर बहुत छोटा होगा, तो उसको हम वर्नियर कैलिपर से तो फाइंड करने से रहे, क्योंकि वर्नियर कैलिपर तो अप टू 10th मिलीमीटर तक हमें मेजरमेंट देगा, और ये मिलीमीटर का कोई 100 पार्ट्स में से कोई एक पार्ट होगा। तो सबसे पहले हम इसकी थोड़ा सा थ्योरेटिकली देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या कुछ करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, स्पाइंडल और जो स्टड है उसके दरमियान में जो गैप है उसको क्लोज करना है। अब वो किस तरह से क्लोज करना है, बाय रोटेटिंग और बाय टर्निंग द नोब। जो एंड पे हमें नोब दिया गया है, रेचेट दिया गया है, उसको हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब उसको मूव कराना है तो हमारे पास जो स्पाइंडल और स्टड है उसके दरमियान जो गैप होगा वो क्लोज हो जाएगा। मैंने वही बात की थी कि एक टक की आवाज़ आएगी और हमें पता चल जाएगा कि इससे आगे हमने रोटेशन नहीं देनी। हमने क्या करना है, जब ये काम कर लिया उसके बाद हमने सबसे पहले मेन स्केल और सर्कुलर स्केल की रीडिंग फाइंड करनी है। किसके लिए? ज़ीरो एरर के लिए। और हमने क्योंकि हमने ज़ीरो एरर फाइंड करना है और इसकी करेक्शन करनी है। तो जब ये हम इस तरह से क्लोज कर लेंगे तो उस टाइम हम मेन स्केल और सर्कुलर स्केल जो है हमारा, हमने उसकी रीडिंग नोट कर लेनी है। फिर क्या करना है, फिर हमने ये करना है कि जो गैप है स्टड और स्पाइंडल के, जिसको अभी हमने क्लोज किया था, अब हमने नोब को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा के उस गैप को ओपन करना है। अब गैप को क्यों ओपन करना है, क्योंकि अब तो हमने अपनी वायर रखनी है ना, क्योंकि हमने ज़ीरो एरर के लिए तो हमने रीडिंग नोट कर ली, मेन स्केल भी देख लिया और साथ में दूसरा भी देख लिया, सर्कुलर स्केल भी देख लिया। और जब हम इसको रोटेट करवा के देखेंगे कि अगर तो वो दोनों कंसाइड कर रही हैं, दैन तो टेंशन वाली बात ही नहीं है, उसमें तो ज़ीरो एरर ही नहीं होगा, हम डायरेक्ट अपने एक्सपेरिमेंट पे आ जाएंगे। लेकिन अगर वो दोनों आपस में कंसाइड नहीं करे तो फिर दोनों की रीडिंग्स जो है ना वो नोट कर लेनी है। तो उसके बाद फिर से उस गैप को खोलना है और उसके अंदर अब हमने वायर रखनी है जिसका हमने डायमीटर फाइंड करना है। तो फिर जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको मूव करवाएंगे, रोटेट करवाएंगे, तो वो उसका जो गैप है वो ओपन हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब उन दोनों के दरमियान हमने उस ऑब्जेक्ट को रखना है, उस वायर को रखना है जिसका हमने डायमीटर फाइंड करना है। तो जब हम उसको वायर को वहाँ पे प्लेस कर देंगे जेंटली, फिर हम प्रेस करेंगे, फिर से नॉब को रोटेट करवाएंगे और जो स्टड और स्पाइंडल है वो आपस में मिलना शुरू हो जाएंगे। जब आपस में मिलना शुरू हो जाएंगे फिर हम मेन स्केल और सर्कुलर स्केल की जो है वो रीडिंग दोबारा से फाइंड करेंगे। आपकी जो रीडिंग होंगी वो प्रीवियस रीडिंग से थोड़ी डिफरेंट होंगी, क्योंकि अब तो उनके दरमियान एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है जिसका डायमीटर हमने फाइंड करना था। फिर हम क्या करेंगे कि उन दोनों की रीडिंग नोट कर लेंगे। अब जो पहले हमने ज़ीरो करेक्शन जो हमने ज़ीरो एरर फाइंड किया हुआ था, वो उसको हम अप्लाई करेंगे डायामीटर के साथ। जो डायामीटर की वैल्यू आएगी उसमें से वो या तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, जो कुछ भी करेंगे वो तो हम जब ज़ीरो एरर फाइंड करेंगे तब करेंगे ना। अभी तो हम थ्योरेटिकली बोल रहे हैं, अभी हम थोड़ा सा मैथमेटिकली भी इसको सॉल्व करेंगे। तो देन अब फिर हम क्या करेंगे, ज़ीरो करेक्शन के लिए हमने क्या देखा, अब यहाँ पे इसकी थोड़ी सी
मैथमेटिकल जो वैल्यूज़ हैं वो भी लिखी गई हैं। वो ये लिखा गया है कि जब हमने शुरू में जब हमने उसको रोटेट करवाया था, नॉब को रोटेट करवा के स्टड और स्पाइंडल को आपस में क्लोज किया था, तो तब मेन स्केल की रीडिंग जो थी वो 0 मिलीमीटर थी और जो सर्कुलर स्केल की रीडिंग थी वो 24 थी। तो 24 को सबसे पहले तो हमने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है। अब हमें पता है कि स्क्रू गेज जो है वो अप टू 100 पार्ट्स जो है वो मिलीमीटर काउंट करता है। तो लीस्ट काउंट फाइंड करने का तो बहुत आसान सा तरीका है कि 1/100 कर लो, क्योंकि ये अप टू 100 करता है तो ये 1/100 तो ये 0.01 होता है। इस बात को याद भी रखना है क्योंकि अक्सर ये MCQs में क्वेश्चन पूछा जाता है। लेबोरेटरी में आप वाइवा दे रहे होते हैं तब भी आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्क्रू गेज का जो है वो हमें लीस्ट काउंट बताएं, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट बताएं। तो जो स्क्रू गेज का हमारे पास लीस्ट काउंट होगा वो 0.01 है। देन हम क्या करेंगे, हम 24 को 0.01 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.24 मिलीमीटर। अब ज़ीरो एरर जो स्क्रू गेज का था वो बेसिकली किस तरह से होता है, जो हमारे पास मेन स्केल रीडिंग होती है वो और प्लस वर्नियर सर्कुलर स्केल की रीडिंग। तो सर्कुलर स्केल की रीडिंग क्या आ गई 0.24 और मेन स्केल की तो 0 थी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा पॉजिटिव 0.24। इट्स मीन कि ये कोई पॉजिटिव ज़ीरो एरर आ रहा है और हमने एट दी एंड जो होगा वो क्वेश्चन को इस वैल्यू को माइनस करना होगा। एक तो जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तब भी आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा, जब आप उसको रोटेट करवाएंगे तो आप देखेंगे कि सर्कुलर स्केल जो है वो मेन स्केल के थोड़ा सा ऊपर लाई कर रहा होगा या फिर नीचे होगा, तो वहाँ से देखने से भी आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा ज़ीरो एरर है। अब ये तो हमने देख लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने डायामीटर फाइंड करना है। डायामीटर के लिए हमने जो रीडिंग ली थी वो कुछ इस तरह से रीडिंग आई थी कि जो हमारे पास मेन स्केल की रीडिंग थी वो हमारे पास 1 मिलीमीटर आई थी वो हमारे पास 1 मिलीमीटर आई थी। और अब हमारे पास एक जो नंबर ऑफ डिवीजन थी सर्कुलर स्केल पे वो 85 डिवीजन थी। नंबर ऑफ जो डिवीजन थी सर्कुलर स्केल की कितनी डिवीजन थी, वो 85 डिवीजन थी। तो सर्कुलर स्केल की कितनी रीडिंग हो गई, सर्कुलर स्केल की रीडिंग मल्टीप्लाई बाय उसकी डिवीजन। तो सर्कुलर स्केल की डिवीजन और मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। तो 85 क्रॉस 0.01 करेंगे तो ये हमारे पास 0.85 मिलीमीटर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, ऑब्जर्व डायामीटर हमारे पास किस तरह से आएगा। सबसे पहले मेन स्केल हमने देख लिया, मेन स्केल के बाद हमने सर्कुलर स्केल की रीडिंग देखी, फिर उस पर कितनी डिवीजन थी वो देखी, क्योंकि लीस्ट काउंट फाइंड करने का एक ये भी मेथड होता है। अगर आप ऐसे भी कर लें कि सर्कुलर स्केल की रीडिंग देख लें कि कौन सी रीडिंग आती है, उसको हम लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दें। किस तरह हमने ज़ीरो एरर वाला काम किया था उसमें हमने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया था, सेम ऐसे ही नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल या जो सर्कुलर स्केल की हमने वैल्यू जो थी वो देखी तो वो 85 थी। तो हमने 85 को 0.01 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 0.85 मिलीमीटर आ गया। अब डायामीटर किस तरह से होगा कि सर्कुलर स्केल की रीडिंग प्लस मेन स्केल की रीडिंग। तो 1 मिलीमीटर थी मेन स्केल की और 0.85 थी सर्कुलर स्केल की। जब दोनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो 1.85 मिलीमीटर आया। अब हमने देखा था कि इसमें थोड़ा सा हमारे पास एरर भी था और वो क्या था, वो पॉजिटिव एरर था। तो इट्स मीन कि वो जो हमने पॉजिटिव एरर फाइंड किया हुआ था उसको हमने अपने रिजल्ट को एक्यूरेट बनाने के लिए अब उसमें से हमने उसको माइनस करना है ताकि हमारे पास जो एग्जैक्ट आंसर आए उसमें किसी किस्म का कोई एरर ना हो। तो हम 1.85 मिलीमीटर में से जब 0.25 मिलीमीटर माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1.61 मिलीमीटर। तो ये जो बेसिकली 1.61 है ये एग्जैक्ट डायामीटर है जो हमें गिवन वायर दी गई थी। तो इस तरीके से हमने आज स्क्रू गेज की थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन, उसका बैकग्राउंड, व्हाई वी नीड स्क्रू गेज, उसके बारे में हमने देखा। क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चंस पेपर में तो नहीं आते होते, लेकिन जब आप क्योंकि ये जो चैप्टर है हमारा ये एक्सपेरिमेंटल है, हमने जो अपनी लैब में जो जितने भी जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे या जब हमें लैब में लेके जाएंगे तो वहाँ पे ये स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स वेरी इंपॉर्टेंट और बेसिक जो चीज़ें होती हैं ना वो इस लेवल पे ये चीज़ें बेसिक होती हैं।
तो इसलिए हमें इन चीज़ों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो हमने देख लिया, उसकी कंस्ट्रक्शन भी देख ली, सब कुछ देख लिया। बकाया जब आप अपने स्कूल कॉलेज जब आप उनकी लैब में जाके इन चीज़ों को ख़ुद से टच करके देखेंगे, देन आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि इसमें कौन सा प्रिंसिपल यूज़ हो रहा है या कौन सा फंक्शन, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे नज़र आएंगी। तो इस तरीके से हम किसी भी चीज़ का, छोटी सी चीज़ का जो डायामीटर है वो हम इस तरीके से फाइंड करते हैं। वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज की जो एक्सपेरिमेंट है या उसकी जो दोनों तो डायामीटर के लिए यूज़ होते हैं फाइंड करने के लिए, दोनों का वर्किंग जो है वो सेम है, बस थोड़ी सी वैल्यूज़ में हो सकता है, क्योंकि उसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 है और इसका 0.01 है, क्योंकि वो अप टू 10th पार्ट होता है, उसकी डिवीजन होती है 1 मिलीमीटर के 10th पार्ट तक, और इसकी जो डिवीजन होती है वो अप टू 100 पार्ट तक होती है। बाकी इनका जो प्रिंसिपल है वो ऑलमोस्ट सेम ही है कि सबसे पहले हम ज़ीरो एरर देखते हैं और फिर ज़ीरो एरर के बाद हम मेन स्केल और जो हमारे पास सर्कुलर स्केल होता है उसमें हमारे पास वर्नियर स्केल हुआ करता था, तो उनको ऐड कर देते हैं और एंड पे हम माइनस कर लेते हैं या प्लस कर लेते हैं अपने ज़ीरो एरर को। तो इस तरीके से हमारा एक्सपेरिमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो जो आज हमें वायर दी गई थी, हमने देखा कि उसका डायमीटर जो है वो 1.61 मिलीमीटर है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर स्क्रू गेज के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि किस तरह से स्क्रू गेज जो है वो वर्क करता है। तो जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो है मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के। आज के जो हमने लेंथ मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट थे वो आज हमारे कंप्लीट हो गए। हमने 4 इंस्ट्रूमेंट पढ़े जो हमें लेंथ, डायमीटर, डिस्टेंस जो है उनको फाइंड करने के लिए यूज़ होते हैं। कल से जो हम अपना इंशाल्लाह लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है कि किसी चीज़ का मैस किस तरह से फाइंड करते हैं और उसके लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।